आजकल घर में लोगों का आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, लेकिन हर बार बेटे बहू भाविक और माधवी उन्हें उस कमरे में बैठने ही नहीं देते थे। जैसे ही घर पर कोई आता था तो उन्हें डांट कर अंदर भेज देते थे। लेकिन आज अपने बेटे बहू की बातें जब उन्होंने सुनी तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। हे भगवान, बेटे बहू तो प्रॉपर्टी बेचने में लगे हुए थे और उन्होंने तो इसकी भनक तक उन्हें नहीं होने दी। उनके पति धीरेन्द्र जी की मृत्यु 7 महीने पहले हुई थी, पर तब भी बेटे बहू इतना नहीं बदले थे जितना कि अभी 1 महीने पहले प्रॉपर्टी बेटे के नाम करने के बाद बदल गए। जैसे वो लोग शायद प्रॉपर्टी का इंतजार कर रहे थे। मेहमानों के जाने के बाद मनोरमा जी ने भाविक को अपने कमरे में बुलाया, लेकिन वो तो उठकर कमरे में आया ही नहीं। 15-20 मिनट तक उसका इंतजार करती रही। आखिर खुद ही उठकर वो भाविक के कमरे की तरफ आ गई। देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और दोनों पति पत्नी बैठकर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, बेटा मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, तो आया ही नहीं। अचानक उनकी आवाज सुनकर भाविक और माधवी का ध्यान उनकी तरफ गया। तब उन्हें दरवाजे पर खड़ी देखकर माधवी चिढ़ गई और बोली, मम्मी जी आपको शर्म नहीं आती यो बेटे बहू के कमरे में आते हुए? और कोई हम आपके नौकर नहीं है जो आपकी एक आवाज में ही उठकर आपके पास आ जाएंगे। कुछ जरूरी काम कर रहे हैं हम भी। बहू मैंने कब कहा कि तुम नौकर हो? वो तो मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए भाविक को बुलाया था। मनोरमा जी समझाते हुए बोली, हाँ बड़े जरूरी काम है आपके पास, एक आप ही तो काम करने वाली हैं, बाकी तो सब फ्री बैठे हुए हैं। अब क्या कहना है जल्दी कहिए, टाइम नहीं है हमारे पास। माधवी चिढ़ते हुए बोली, भाविक बेटा आजकल ये कौन लोग घर पर आ रहे हैं? मनोरमा जी ने माधवी को इग्नोर करते हुए भाविक से कहा, क्या हम घर में किसी को बुला भी नहीं सकते? घर हमारा है, हम जिसे चाहे उसे बुलाए। आप होती कौन है पूछने वाली? भाविक से पहले माधवी बोली, बहू मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। भाविक बताता क्यों नहीं है, ये कौन लोग आ रहे हैं घर में? अब की बार मनोरमा जी थोड़ा सा सख्त होते हुए बोली, मम्मी घर में कौन आ रहा है कौन नहीं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। अब घर हमारा है और आपको जानने का इतना ही शौक है तो बता दूं कि हम ये घर बेच रहे हैं। भाविक ने कहा, लेकिन घर क्यों बेच रहे हो? और घर बेच दोगे तो जाओगे कहाँ? और इसके लिए तुमने मुझसे एक बार भी पूछना ठीक नहीं समझा। मनोरमा जी ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, मम्मी ये घर ही क्या, हम तो दूसरा घर और दुकान भी बेच रहे हैं और उसके बाद फिर हम माधवी के मायके वाले शहर में शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं कुछ बिजनेस करेंगे। भाविक ने बेफिक्री से कहा, जो यहाँ नहीं कमा पाया वो वहाँ क्या कमाएगा? खाली पुलाव बनाने से कोई बिजनेस नहीं बन जाता क्या? इसी दिन के लिए ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम की थी। तुम्हें वहाँ शिफ्ट होना है तो बिल्कुल शौक से हो जाओ, लेकिन अपने दम पर हो। यहाँ की प्रॉपर्टी तो मैं बेचने नहीं दूंगी। मनोरमा जी भाविक को डांटते हुए बोली, 1 मिनट मम्मी जी, अपनी आवाज को नीचे करके बोलिए। हम कोई आपके गुलाम नहीं है, जो आप जैसा कहेंगी हम ऐसा करते रहेंगे। पहले तो मैंने फिर भी सोचा था कि आपको भी नए मकान में ले जाऊंगी, आखिर नौकर की जरूरत तो मुझे है, तो नौकर की जगह मैं आपको रख लूंगी, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं, आप वृद्धा आश्रम में रहने लायक ही हो। माधवी बेशर्मी से मनोरमा जी को उंगली दिखाते हुए बोली। यह सुनकर मनोरमा जी हैरानी से भाविक की तरफ देखने लगे। उन्हें अपनी तरफ देखते देखकर भाविक बोला, मम्मी तुम अपना बुढ़ापा खुद ही खराब कर रही हो। कहाँ तो बेटे बहू के साथ नए घर में रहने का मौका मिलता आपको, वहाँ रूखी सूखी रोटी दोनों टाइम मिल जाती आपको, और कहाँ अब वृद्धा आश्रम में अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। सही बात है, कुछ लोगों को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की आदत होती है। भाविक भी बेशर्मी से बोला। उसकी बात सुनकर मनोरमा जी हैरान परेशान सी एक टक उसे देखते ही रह गई। यह देखकर माधवी बोली, अब निकलिए कमरे के बाहर, हमें और भी बहुत से काम है। कहते हुए माधवी ने मनोरमा जी को बाहर धकेलते हुए दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। आंसू बहाते हुए मनोरमा जी अपने कमरे में वापस आ गई। आज उनको अपने पति धीरेन्द्र जी की बड़ी याद आ रही थी, साथ ही याद आ रही थी उनकी वो बातें जो अक्सर कहते थे, कितना समझाते थे वो अपने बेटे भाविक को, लेकिन हर बार वो खुद उन्हें रोक दिया करती थी। आखिर भाविक काफी मिन्नतों के
बाद शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ था। इस कारण मनोरमा जी उससे बहुत ममता रखती थी। उसकी सही गलत हर ख्वाहिशें पूरी करती थी। धीरेन्द्र जी कितना डांटते थे उन्हें, लेकिन वो तो सुनकर अनसुना कर देती थी। भाविक पढ़ने लिखने में भी कुछ खास नहीं था। उसके एक बार बोलने पर ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी, तो भला क्यों मेहनत करता। जब बड़ा हुआ तो पढ़ा लिखा तो कुछ खास नहीं था, इस कारण नौकरी मिल जाती। इसकी संभावना बिल्कुल नहीं थी। धीरेन्द्र जी की अपनी कपड़ों की दुकान थी। धीरेन्द्र जी ही उसे संभालते थे, क्योंकि भाविक का काम धंधे में भी कोई मन नहीं लगता था। पर धीरेन्द्र जी ने इतने सालों में अपना घर, दुकान के अलावा एक मकान और बनवाया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह से किराए पर चढ़ाया था, जहाँ से महीने के 50,000 रुपए किराए से आ जाते थे। अब किराए का पैसा, दुकान की कमाई तो कमी क्या थी। यहाँ तक कि भाविक अपनी पसंद से माधवी से शादी कर उसे घर ले आया, लेकिन वो भी उसके जैसे ही काम चोर थी। पर उसकी बोली में बड़ी मिठास थी। मनोरमा जी से तो बड़े मीठा मीठा बोलती थी। लगता था कि जैसे उसके जैसे कोई बहू ही नहीं है। ये तो घर में काम करने वाली आई थी, इसलिए मनोरमा जी पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ा। धीरेन्द्र जी भाविक को खूब समझाते थे, लेकिन उसे तो आता हुआ पैसा दिखता था, इसलिए कमाने में कोई मन ही नहीं था। और कहीं ना कहीं सह मनोरमा जी की भी थी। खत्म होने के 1 सप्ताह पहले भी तो ओ भाविक को कितना डांट रहे थे। बेटा, आखिर कब तक मैं तुम्हें कमा कमा कर खिलाता रहूंगा? आखिर तुम अपने पैरों पर कब खड़े होगे? मेरी स्थिति को भी समझो। धीरेन्द्र जी अपने बेटे भाविक से बोले, पापा, क्या आप हर बार एक ही बात कहते रहते हो? इतनी संपत्ति तो पड़ी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल ही रोड पर रहते हैं, जो हर बार बस काम 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 करते रहते हो। भाविक चिढ़ते हुए बोला, अरे क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? क्यों नहीं घर में शांति रखते हो? इतना पैसा तो है कि वो आराम से बैठ कर खा सकता है, बावजूद इसके जब देखो उसके पीछे पड़े रहते हो। अचानक मनोरमा जी बोली, तुम ज्यादा सिर मत चढ़ाओ उसे। अरे जिसे पैसों की ही अहमियत नहीं है, वो अपने माँ बाप की संपत्ति क्या संभाल पाएगा? अगर बच्चा काबिल नहीं है तो वो अपनी बनी बनाई संपत्ति को भी नष्ट कर देगा। धीरेन्द्र जी ने कहा, मम्मी जी क्यों समझा रही हो आप पापा जी को? इन्हें तो बेवजह बस बात को पकड़ कर खींचना है। माधवी ने बीच में ही कहा। आखिर पूरे परिवार को एक तरफ देखकर धीरेन्द्र जी चुप हो गए, पर अकेले में मनोरमा जी को उन्होंने ये जरूर कहा, तुम अपने बेटे को सह देकर बहुत गलत कर रही हो। एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी प्रॉपर्टी अपने इस नालायक बेटे के नाम मत कर देना, ये तो सब कुछ तबाह कर देगा। उनकी बात सुनकर मनोरमा जी चिढ़ गई। जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप ही संभल जाएगा, आप फालतू की बातें मत करो। धीरेन्द्र जी जब खत्म हुए थे तब भी बेटे बहू में इतना बदलाव नहीं आया था। उनके खत्म होने के बाद भाविक दुकान पर बैठने लगा था। अब जिसमें मेहनत लगन है ही नहीं, भला वो दुकान कैसे चलाता? इसलिए धीरे धीरे दुकान ठप पड़ गई। जब तक मनोरमा जी को इस बारे में पता चला, दुकान पूरी तरह से बंद ही हो गई। और बहाना क्या बनाया, मम्मी मेरे पास कई चीजों की अथॉरिटी नहीं है, बार बार साइन लेने में दुकान से आपके पास तो आ नहीं सकता था ना, तो दुकान तो ठप पड़नी ही थी। धीरे धीरे जैसे तैसे करके माधवी और भाविक ने उन्हें इस तरह से अपनी बातों में लपेटा कि उन्होंने प्रॉपर्टी भी उनके नाम कर दी। बस प्रॉपर्टी क्या, उनके नाम हुई। उसके बाद दोनों का व्यवहार मनोरमा जी के लिए पूरी तरह से बदल गया। अब तो वो उनके कमरे में आकर झांकते तक नहीं थे, लेकिन आज समझ में आ रहा था कि धीरेन्द्र जी फालतू की बात नहीं करते थे और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम मत कर देना। उसकी हरकतें ऐसी हैं कि वो प्रॉपर्टी को नष्ट ही कर देगा। पर मनोरमा जी इस प्रॉपर्टी को बिकने देना नहीं चाहती थी। तब उन्हें याद आया कि धीरेन्द्र जी के दोस्त राजेश जी उनकी मदद कर सकते हैं। शाम को मंदिर के नाम पर वो घर से निकली और सीधे उनके घर पहुंच गई। वहां जाकर उन्हें अपनी सारी समस्या बताई तो राजेश ने कहा, भाभी आप क्यों परेशान होती हो? प्रॉपर्टी अभी बिकी थोड़ी ना है, और वैसे भी कानून की नई व्यवस्था के अनुसार माता पिता बच्चों से प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। आप कानून का सहारा लीजिए और प्रॉपर्टी वापस अपने नाम करवा लीजिए। राजेश जी की बात मनोरमा जी को जच गई और आखिर राजेश जी और उनके बेटे की मदद से उन्होंने प्रॉपर्टी दोबारा अपने नाम करवा ली।
हालांकि भाविक और माधवी ने इसका काफी विरोध भी किया, लेकिन दोनों कुछ कर नहीं पाए। मनोरमा जी ने उन्हें अपना बंदोबस्त कहीं और करने के लिए कह दिया। अब दोनों किराए के कमरे में रह रहे हैं और जैसे तैसे अपने दोनों वक्त के खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। हालांकि बाद में दोनों ने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी, लेकिन मनोरमा जी ने उन्हें माफ करने से इनकार कर दिया। आखिर दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार इतना कुछ सहन कर लिया, अब दोबारा सहन करने की शक्ति उनमें नहीं थी। इसलिए अब इस घर के दरवाजे उन्होंने अपने बेटे बहू के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए।